प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था कि धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म अंतर के द्वारा पढ़े थे। अब देखो, भौतिक गुणधर्मों में हम तन्यता पढ़ी थी, आघात वर्धनीयता पढ़ी थी, उसका रंग पढ़ा था, उसकी चमक पढ़ी थी, कैसी चमक होती। एक क्वेश्चन और आता है इन भौतिक गुणधर्मों पे कि वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में मिलता है, और जो गैलियम होता है वो कमरे के ताप पर, देखो कमरे के ताप पर जो हमेशा तो पारा ही द्रव अवस्था में मिलता है, किंतु जो अपने क्या होता है, जो गैलियम होता है वो गर्मियों के दिनों में द्रव अवस्था में मिलता है, गर्मियों के दिनों में मिलेगा। वैसे सर्दियों में क्या रहेगा, ये ठोस अवस्था में ही रहेगा। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। देखो, धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी? ऑक्सीजन से। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। जैसे ये अपने Cu है, Cu की क्रिया हमने O2 से करवाई, बन गया CuO। यानी कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। संतुलित करें, इधर O के दो हैं तो सॉरी दो हैं, इधर एक है तो दो लगा दे। कॉपर के इधर दो हैं तो इधर दो कर। Al के देखो, ये Al है, इसकी क्रिया O2 से करवाएंगे, क्या बनेगा? Al2O3। क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 जो इसके नीचे आई, Al की 3 तो इधर चली गई। संतुलित करेंगे तो इधर देखो O के 3 है, इधर 2 है, तो 3 दूनी 6, इधर 2 तिया 6 हो गए ऑक्सीजन के। Al के कितने हो गए? 2 दूनी 4, यानी 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। यानी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना। कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड बना लिया और एल्युमिनियम ने एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोष्टक में थर्ड लिख सकते हैं क्योंकि संयोजकता कितनी है? 3 है। प्रोमस इसकी संयोजकता 2 कॉपर की, तो यहां 2 ले। ये अपना क्या हुआ कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, क्या बना? धातु ऑक्साइड बना। अपने सिलेबस में ये 2 ही अभिक्रिया हैं, फिर भी मैं 2 अभिक्रिया और बताता हूं आपको। देखो, Na की अभिक्रिया हम O2 से करवाएंगे, क्या बनेगा? Na2O बनेगा। संतुलित करेंगे तो इधर O के 2 हैं तो यहां 2 लगा दे, 2 हैं तो इधर 2, 2 दूनी 4। उसी तरह से K का K प्लस O2 क्या बनेगा? K2O बनेगा। इधर O के 2 हैं, इस पर 1 है और इधर कितने? 2, तो यहां कितने लगा दूं? 2 लगा। के कितने हो गए? 4। Na ने सोडियम का ऑक्साइड, K ने पोटेशियम ऑक्साइड, Al ने एल्युमिनियम ऑक्साइड और Cu ऑक्साइड। कहने का अर्थ यह हुआ कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती। अब देखो आगे, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, किंतु कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। इनको बोलते हैं हमें उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है। क्या क्वेश्चन करता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन उठता है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे कि वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहेंगे? कि वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण होंगे Al2O3 और ZnO।
परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण क्या हुआ, Al2+3, Al2O3 और ZnO। फिर पूछ लेता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्या क्वेश्चन करता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड की हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, यानी अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और किससे करेगा, क्षार से भी अभिक्रिया करेगा। तो देखो ये उभयधर्मी ऑक्साइड अपना Al2O3 है, इसकी क्रिया हम अम्ल से करवा दें। जनरली जो अम्ल है HCl लेते हैं काम में, HCl से अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा इसका AlCl3 यानी लवण बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। एल के 2 है इधर, तो इधर भी 2 लगा दिए। एल के 2 लगाते 3 दूनी 6, इधर कितने लगाने पड़ेंगे 6। जल के कितने हो गए 6, तो इधर कितने लगा दिए 3। अब O के देख लो, O के इधर 3 है, इधर भी O के कितने हैं। अब अपने Al2O3 की क्रिया हम करवाते हैं NaOH से, तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे देखो 2 के लेसन में आया था, Zn की अभिक्रिया NaOH से करवाई थी तो क्या बना था, सोडियम जिंकेट। उसी तरह से NaOH की अभिक्रिया Al2O3 से होगी तो बनेगा NaAlO2। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। बाहर क्या निकलेगा, वही जल। संतुलित कर रहे हैं, एल के कितने 2, तो इधर कितने लगा दिए 2 लगाते हैं, Na के भी 2 हो गए तो यहां हमने 2 लगा दिए। अब ऑक्सीजन देख लो 3 और 2 5, और इधर 2 दूनी 4 और 1 5। H के इधर 2 हैं और इधर भी 2, यानी ये पहले पढ़ा हमने उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ने के बाद में हमने पढ़ी कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं, फिर उभयधर्मी ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से, तो अलग अलग अभिक्रिया पढ़ी हमने। उभयधर्मी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये हमने पहले क्लियर कर लिया। पूछे उभयधर्मी ऑक्साइड की अम्ल तथा क्षार के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। या अकेला पूछ सकता है अम्ल के साथ होने वाली या क्षार के साथ होने वाली। ये अम्ल के साथ होने वाली और ये क्षार के साथ। इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये अपने उभयधर्मी ऑक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइडों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है एग्जाम की दृष्टि से, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखो, अब हम ये कहते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। किंतु यहाँ एक बात ध्यान वो रखनी है कि सारे के सारे जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में विलय नहीं होते हैं। सभी के सभी धातु ऑक्साइड जल में विलय नहीं होते हैं, किंतु कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में विलय होकर के क्षार यानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कि कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर, सामान्यतः धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। ये कह सकते हैं कि सभी धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, किंतु कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार देते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो कौन से हैं, देखो K2O है। K2O पानी के अंदर घुलेगा, बनाएगा KOH, या के 2 हैं तो इधर 2 लगा दे। जैसे अभिक्रिया हमने करवाई Na2O, ये अभिक्रिया H2O से करेगा, क्योंकि ये भी धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड पानी में घुला, क्या बनाया NaOH। यानी दोनों क्षार हैं, और क्षार भी कौन से हैं, प्रबल क्षार है, और वैसे कैटेगरी के अनुसार कौन है, हाइड्रोक्साइड। तो यही कहा कि कुछ धातु ऑक्साइड, क्या बताया कि कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षारीय। ज्यादातर हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, किंतु यह हमेशा जरूरी नहीं कि सभी हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के हों। धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
इसी कारण यहाँ हाइड्रोक्साइड और क्षार को एज वे में लिया गया, एक निश्चित वे में ले लिया कि क्षार बनाते हैं या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब इसमें हम कई महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं धातु के बारे में, कौन से धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे, यानी कौन सी धातुएं अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी, कौन सी नहीं बनाएंगी। देखो सबसे पहले मैं उठा के लेके चलता हूं आपको कि के और Na के बारे में लेके चलता हूं कि के और Na सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? Na और के, यानी पोटेशियम और सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्यों? तो हम आंसर देंगे कि सोडियम तथा पोटेशियम वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेते हैं। जल के साथ भी इनकी विक्रिया बहुत तेजी से होती है, जल में डालने पर सोडियम में जलने लगता है। तो क्या कहेंगे कि जो सोडियम तथा पोटेशियम को जब वायु में खुला रखते हैं तो ये नमी के संपर्क में आता है और जलने लगता है। इस कारण सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल की बोतलों में बंद करिए, यानी जहां इस बोतल में रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा केरोसिन डाल देते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं इसको। ऐसे नहीं कि केरोसिन 2 लीटर और उसके अंदर 3-4 ग्राम सोडियम डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी सोडियम केरोसिन की नमी से भिगा रहे, बस इतना ही केरोसिन, जो केरोसिन की नमी से सोडियम भिगा रहे, बस इतना ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछे अपने को कि सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में खुला रखने पर क्या होता है कि ये आग पकड़ लेते हैं। आग क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण तो ये कि वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि सोडियम तथा पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। किंतु एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर हम देंगे कि सोडियम को केरोसिन में रखने का कारण यह है कि जब सोडियम या पोटेशियम को वायु में हम खुला रखते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, इस कारण इन्हें हम क्या रखते हैं? केरोसिन। दूसरी धातु में चलती है अपनी Mg है, Al है, Zn है और Pb है। Mg, Al, Zn तथा Pb मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता तथा सीसा यानी लेड, ये धातुएं ऑक्सीजन से सीधे अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब सीधे अभिक्रिया क्यों नहीं करती? देखो Mg के ऊपर MgO की परत चढ़ जाती है, Al के ऊपर Al2O3 की परत चढ़ जाती है, Zn के ऊपर ZnO की परत चढ़ जाती है और Pb के ऊपर PbO की परतें चढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता तथा लेड के ऊपर इनके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इस कारण ये ऑक्सीजन से बहुत कम क्रिया करते हैं। क्वेश्चन करें आपसे कि Mg, Al, Zn, Pb ऑक्सीजन से बहुत कम क्रिया करते हैं तो क्या कहेंगे? इनके ऊपर ऑक्साइड की परतें चढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है Mg पर कि Mg को जलाने से पहले इसके ऊपर रेजमाल रगड़ते हैं, क्यों? देखो इसका आंसर ये होगा कि Mg के ऊपर MgO की परत चढ़ जाती है, अतः रेजमाल रगड़ करके पहले MgO की परत को उतारते हैं, उसके बाद में उसको जलाते, यानी इसके ऊपर धातु ऑक्साइड की परतें चढ़ी होती है। किस किस के ऊपर? Mg के ऊपर, Al के ऊपर, Zn के ऊपर और Pb के ऊपर। अब देखो हम किसको लेके चलते हैं। ये ले लिया दूसरी कैटेगरी का, तीसरी कैटेगरी में लो। तीसरी कैटेगरी में हम एक Fe को और एक Cu को अलग अलग लेते हैं कि Fe होता है वो गर्म करने पर तो उसका दहन नहीं होता है, गर्म करने पर इसका दहन नहीं होता है, किंतु जब इसे ज्वाला में जलाते हैं, यानी बर्नर की ज्वाला में, जैसे अपने गैस की ज्वाला होती है उसी तरह से बर्नर होता है एक लेबोरेटरियों में जलाने का, तो बर्नर की ज्वाला में जलाते हैं तो इसका दहन हो जाता है, यानी ये जलने लगता है। कॉपर के बारे में कहता है कि कॉपर का सामान्यतः तो दहन नहीं होता है, सामान्यतः तो दहन नहीं होता है, किंतु गर्म धातु है यदि कॉपर, गर्म धातु के ऊपर CuO की काली परतें चढ़ जाती। यदि ये ठंडे में है, सॉरी
ठंडे में तब तक कुछ नहीं होगा, यानी सामान्य ताप पर कुछ नहीं होगा, किंतु गर्म कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परतें चढ़ जाती है। फिर आता है अपना Au और Ag। सोना और चांदी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये अपनी बातें आई। सबसे पहले आया पोटेशियम और सोडियम, कि सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ये वायु में खुला रखने पर आग पकड़े लेते। फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, कि MgAl, Zn और Pb, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा लेड को जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं उसकी क्रियाशीलता को कम कैटेगरी में आंका जाता है। कम कैटेगरी में क्यों आंका जाता है? क्वेश्चन ऐसे करता है कि MgAl, Zn, Pb ऑक्सीजन से बहुत कम क्रिया करती हैं। क्वेश्चन आपसे करे कि MgAl, Zn, Pb ऑक्सीजन से बहुत कम क्रिया करती हैं, तो हम क्या कहेंगे, MgAl, Zn और Pb के ऊपर इनके ऑक्साइड की परतें चढ़ जाती है। जो Fe होता है वो गर्म करने पर तो दहन नहीं होता है, किंतु बर्नर की ज्वाला में इसका दहन हो जाता है। सामान्यतया Cu का दहन नहीं होता है, किंतु गर्म धातु के ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परतें चढ़ जाती है, यानी गर्म अवस्था में ये क्रिया कर सकता है। और ये भापीय कंडीशन आ जाती है, मान लो ये भापीय अवस्था में क्रिया करता है, गर्म अवस्था में भी नहीं करता है, ये ठंडे में नहीं करता है, कॉपर गर्म अवस्था में करता है। और AgAu उच्च ताप पर भी नहीं करते, कितना भी टेम्परेचर दे दो उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करते। तो ये आज हमने पढ़ा धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। कल हम पढ़ेंगे धातु की अम्ल से अभिक्रिया, धातु की जल से अभिक्रिया। ठीक है।